गुवाहाटी में बीजेपी का प्रचार जोर शोर से है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी उतरे हैं गुवाहाटी में और उनके साथ ही हम इस प्रचार में उनके साथ निकल रहे हैं। गडकरी जी, पहला सवाल, काफ़ी सड़कों पे यहाँ काम हुआ है, सरकार ने काफ़ी काम किया है, क्या स्थिति देख रहे हैं? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कहीं से नज़र आती है यहाँ पे? देखिए, ये तो बात निर्विवाद है कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद नॉर्थ ईस्ट की, आसाम की जो स्थितियाँ बदल गई हैं, वो निश्चित रूप से लोगों के लिए खुशी की बात है। जहाँ तक मैं रोड की बात कर रहा हूँ, हम आसाम में करीब करीब 2 लाख करोड़ के रोड आसाम में केवल बना रहे हैं। उसमें से 40-45 हज़ार करोड़ के रोड के काम हमने पूरे किए हैं। करीब 1 लाख करोड़ के काम जो है वो चल रहे हैं और कुछ अभी टेंडर भी हुए हैं और करीब 70,000 करोड़ के काम ऐसे हैं कि जो डीपीआर और पाइपलाइन की स्टेज में है। हम लोग नुमालीगढ़ में वहाँ एक टनल बना रहे हैं, एमएस टनल, जो रेलवे और रोड दोनों का एक जगह है और उसकी एक ही प्रोजेक्ट की कीमत 19,000 करोड़ है। हम 7,500 करोड़ रुपए ये जो काजीरंगा है वहाँ एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। गुवाहाटी का रिंग रोड हम बना रहे हैं 7,000 करोड़ का। ऐसे इतने बड़े बड़े, कोई 25,000 का, 30,000 करोड़ का रोड है बड़े बड़े। और जिससे आसाम के रोड नेटवर्क का तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि विशेष रूप से आने वाले 3 साल के बाद आसाम का रोड नेटवर्क, नॉर्थ ईस्ट का रोड नेटवर्क जो राष्ट्रीय महामार्ग का है, वो अमेरिका के बराबर होगा, इतना अच्छा होगा। और ये नितिन सर, इसमें एक और सवाल उठता है कि इस बार 10 साल के बाद भी कहीं एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ कमी नज़र आ रही है। दूसरा, चुनाव भी ऐसा लग रहा है कि एक तरफा है, तो क्या बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी नाम के शब्द को डिक्शनरी से हटा दिया है क्या? देखिए, पहली बात तो एंटी इनकम्बेंसी कब जब आती है, जब निगेटिविटी पैदा होती है। जब सरकार के काम के कारण पॉजिटिविटी जब पैदा होती है तो एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता। इस बार ये जो चुनाव है, ये लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि उन्होंने जो एस्पिरेशंस थे, उनकी जो सपने थे, वो पूरे होते हुए देखे। देखो, ये रोड भी देखो आप, इसके पहले आप कभी गुवाहाटी एयरपोर्ट आओगे तो ये रोड कैसा था, आप देखो आज कैसा है। देखो, निश्चित रूप से काफ़ी बदलाव। और ये अभी ये एयरपोर्ट का भी रोड मैंने मंजूर किया है, वो भी करीब 8,000 करोड़ का एलिवेटेड रोड बन रहा है पूरा। तो एक प्रकार से ये जो बदलती हुई तस्वीर है, इसके कारण लोगों में निगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी है और वही पॉजिटिविटी हमें सपोर्ट में कन्वर्ट होगी। अब इस समय एंटी इनकम्बेंसी इसके कारण इफेक्टिव नहीं है। एक नितिन गडकरी जाने जाते हैं काफ़ी संतुलित बोलने के लिए, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है नितिन जी कि जो मुसलमान हैं और घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों के नाम पे ही ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी मुसलमानों को भी निशाना बना रही है यहाँ पे। क्या वो भी मुद्दा लगता है आपको इस बार? देखो, एक तो बात सच है कि हमारे देश में जो विदेशी नागरिक अगर घुसे होंगे अवैध रूप से, इलीगल तरीके से, तो उनको स्वीकारना ये तो कोई बोल ही नहीं सकता। आज हमारे यहाँ अगर विदेशी नागरिक है तो निश्चित रूप से उनको हमारे देश में इलीगल वे से आने का अधिकार नहीं है। रही बात हिंदू और मुस्लिम की, हमारे एक संविधान में लिखा है कि जो हिंदू, कोई दूसरे हिंदुओं के लिए देश वर्ल्ड में कोई देश ही नहीं है। एक नेपाल था, वो भी अभी नहीं है। तो अब सब जगह इसे लिखा हुआ है कि जो मुस्लिम छोड़कर विशेष रूप से हिंदू, सिख, जैन आते हैं, उनको हम निर्वासित कहते हैं। तो उनके बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। पर जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हम कहे भूमिका ली है हमने, ये विदेशी नागरिकों के खिलाफ ली है, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जो लोग हमारे देश के नागरिक हैं और अभी यहाँ आसाम में रह रहे मुस्लिम हैं, उनको डरने का कोई कारण नहीं है। पर जो अन्य देशों से, बांग्लादेश से मुस्लिम यहाँ घुसेंगे तो यहाँ के लोगों के रोजगार छीनेंगे। तो इसलिए लोगों को ये बहुत पुराना प्रश्न है। अब पुराने आसाम का आंदोलन का कारण भी यही बना था। मुझे लगता है कि इसको हिंदू और मुस्लिम के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ये निश्चित रूप से राष्ट्र के हित में क्या है वो देखकर उसके ऊपर सोचना चाहिए। यही हालत कमोबेश बंगाल में भी है, वहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह की शिकायतें आई हैं। क्या सच्चाई है कि बड़े प्रमाण पर, विशेष रूप से बांग्लादेश से काफ़ी बड़े प्रमाण पर ये विदेशी नागरिक देश में घुस रहे हैं। इसको विदेशी नागरिक बोल रहे हैं। और कोई भी देश आज मुझे बताओ, दुनिया में कोई भी देश इस प्रकार से इलीगल तरीके से अगर विदेशी नागरिक आते हैं तो उनके बारे में तो वही भूमिका लेती है। तो इस बारे में इसको हिंदू मुस्लिम कवर देना
वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए बराबर नहीं है, मम- और इसलिए हमारी भूमिका राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सही है। बंगाल में तो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से उनके उनके ही उनको अपीजमेंट में लगी हुई है, और बहुत इसको इसको जी को बीजेपी मुद्दा भी बना रही है। तो बंगाल में क्या ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि बीजेपी के पक्ष में जाएगा? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि राष्ट्र के हित को चुनाव के राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अगर चुनाव जीतना है करके बाहर के देश के नागरिकों को बुलाओ और उनको वोटर बनाओ, ये तो कोई बात है, ये तो कोई देश के हित में नहीं हो सकती। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि चुनाव का अलग अलग विषय हो सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट ये चुनाव के विवाद का विषय नहीं हो सकता, और इसलिए इस विषय को इस प्रकार से लेना बिल्कुल उचित नहीं है। असम पर तो बहुत बात हो गई, लेकिन जाते जाते उस पर असम के ऊपर एक छोटा सवाल, हिमंता विश्व शर्मा को कितने नंबर देते हैं? परफेक्ट रहे जनता की उम्मीदों पर? देखिए, वो लोकप्रिय है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और आसाम की जनता का उनके ऊपर प्रेम भी है और विश्वास भी है। और आसाम की जनता फिर से एक बार आसाम के भविष्य को बदलने के लिए उनको फिर से चुनकर लाना चाहती है, ये मैं निश्चित रूप से विश्वास के साथ बता सकता हूँ। पिछले बंगाल पर आते हुए नितिन जी, पिछली बार चुनाव में देखा गया था कि हिंसा इतनी भयंकर, बीजेपी के वोटर बूथ तक नहीं आ पा रहे थे। 77 सीटों पर आकर बीजेपी रुक गई। हिंसा की चिंता इस बार भी है, लेकिन पूरी तरह से सरकार तैयार है। लेकिन ममता बनर्जी बोल रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी के हाथों बिक गया है। देखिए, सब आरोप बेबुनियाद है, निराधार है, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र एक बड़ा उत्सव होता है जनता का, और इसलिए मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि सब पार्टियों ने अपनी मर्यादाओं में काम करके शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का इस उत्सव महोत्सव को यशस्वी करना चाहिए। और ये जो जिस प्रकार की बातें होती है वो लोकतंत्र के लिए उसका गरिमा बढ़ाने वाली नहीं है। सभी ने इसका आत्मा परीक्षण करके अच्छा व्यवहार किया तो निश्चित रूप से लोकतंत्र जीतेगा, और वही हम सबकी जीत होगी। लेकिन जो मूड है ममता बनर्जी जी का वो कन्फ्रंटेशन का है। जितनी केंद्र की एजेंसियां हैं, केंद्र की जो सिस्टम है, सबको किनारे लगा रही है, किसी को सुनने को तैयार नहीं है। अब देखो, उन्होंने क्या रुख रखना और कैसे काम करना ये उनका अधिकार है, पर मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में अपने विचार, अपने किया हुआ काम, अपने पार्टी के सिद्धांत, इसके आधार पर लोगों में जाकर हमने वोट मांगने चाहिए। नितिन जी, एक घुसपैठिए वाला मामला जो था वो बंगाल में भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ तक है कि प्रधानमंत्री भी वहाँ जाकर ये बोल चुके हैं कि वहाँ को जनसंख्या का डेमोग्राफिक बैलेंस है वो पूरी तरह से बदल गया है। देखिए, एक तो सच्चाई यही है कि विदेशों में, कोई भी वर्ल्ड में आप किसी भी देश में जाइए, अगर गैर कानूनी तरीके से अगर कोई देश में घुसते हैं तो उनको ना नागरिकत्व मिलता है, ना उनको वोटिंग राइट मिलता है। हाँ, एक बात जरूर है कि हमारे संविधान में विशेष रूप से ये जरूर है कि अगर वो हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, तो उसको निर्वासित कहेंगे अगर वो आता है देश में शरण। पर जहाँ तक विदेशी नागरिक जो है, जो कानून में नहीं बैठते हैं, उनका आना एक प्रकार से ये गैरकानूनी है और देश के हित में नहीं है, राष्ट्रीय हित में नहीं है। और इसलिए इसको राजनीतिक विषय न बनाकर इस बात का निश्चित रूप से सब लोगों ने मिलकर नेशनल इंटरेस्ट के रूप में उसका विरोध करना चाहिए, ऐसा ही मुझे लगता है। ममता बनर्जी बार बार आरोप लगाती हैं कि बीजेपी अगर आ गई तो बंगालियत बदल देगी, बंगाल की संस्कृति बदल के रख देगी। क्यों बदलेंगे? अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता, यही भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है। और हम लोग इतिहास, संस्कृति, विरासत और उसके बाद भाषा, खान पान, संस्कृति, सब बातों में हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की प्रथा परंपरा है, फिर भी हम सब लोग एक है, हम भारतीय हैं, यही हमारा विचार है, यही हमारी श्रद्धा है। और भारतीयत्व यही राष्ट्रीयत्व है, और राष्ट्रीयत्व और भारतीयत्व यही हिंदुत्व है। और हिंदू ये केवल एक मंदिर में जाने वाले तक सीमित नहीं है, और जिनकी उपासना पद्धति अलग अलग है, पर इतिहास, संस्कृति, विरासत एक है। इसी प्रकार के भाव से हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, सबको साथ में लेकर हम काम करने का भारतीय जनता पार्टी का विचार रहा है। कितनी उम्मीद है बीजेपी को इस बार बंगाल में? पिछली बार तो 77 पे रुक गए, फिर लोकसभा में काफ़ी सीटें कम गई। बंगाल में हम लोग निश्चित रूप से जनता का हमको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और हम मेजॉरिटी में आएंगे, ये मेरा विश्वास है।
लेकिन जो हिंसा है, जो डर है हिंसा अगर हुई तो लोग आपके वोटर पीछे रह जाते हैं। नहीं, हम हिंसा को महत्व नहीं देते और निश्चित रूप से ऐसी हिंसा में कानून और व्यवस्था की रक्षा करना ये पुलिस दल का काम है और ये उनकी जिम्मेदारी भी है। तो निश्चित रूप से उनके जिम्मेदारी का पालन करके शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होंगे और हम उसके लिए सहयोग भी करेंगे। नितिन जी, बहुत बड़ा संकट चल रहा है खाड़ी में अभी। बहुत हो रहा है कि हमारे पास एलपीजी की कमी हो गई है, पेट्रोल की कमी हो गई है, जनता सिलेंडर की लाइन लगा के खड़ी है। क्या स्थिति है देश में? आप तो कैबिनेट मंत्री हैं, आप कैबिनेट की बैठकों में बैठ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया? देखिए, सरकार में आज देखो कई पेट्रोल पंप पर लाइन नहीं है, गैस का सिलेंडर सबको मिल रहा है, पर्याप्त स्टॉक है, लोगों ने डरने की आवश्यकता नहीं है और पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। सरकार बहुत ही सब बातों के तरफ बहुत ही नज़र रखी हुई है और जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, यह विश्वास मैं देना चाहता हूँ। नितिन जी, अभी पेट्रोल, आप जो एक बात किया करते थे आज से 2 दशक पहले, पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग, अब सरकार भी उसी बात पर कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि फ्यूचर इधर ही है आत्मनिर्भर भारत के लिए? हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। क्या इस देश से इतना पैसा बाहर जाना उचित है? दूसरा, ये फ्यूल आता है देश में प्रदूषण क्रिएट करता है, जो आप दिल्ली में देखते हो कि क्या प्रदूषण की समस्या है। 40% प्रदूषण, ये एयर पोल्यूशन जो है, ये फॉसिल फ्यूल के कारण होता है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जिसका मैं मंत्री हूँ। और तीसरी बात, इसका पर्याय अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में अगर हमारे किसान इसमें आगे आएंगे तो ये 22 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ अगर किसानों की जेब में जाएंगे तो गांव में रोजगार निर्माण होंगे, गांव समृद्ध संपन्न होंगे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और जल जमीन जंगल और जानवर पर आधारित नई अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी जो है उसका उपयोग करके हमें गाँवों को समृद्ध संपन्न बनाना, किसानों को बनाना, इंपोर्ट को कम करना, प्रदूषण को समाप्त करना, यही हमारा मिशन है और इसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन खाड़ी युद्ध का लोग बोले बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कई तेल को सप्लाई करने वाले देश तहस नहस हुए हैं। तो क्या भारत पर इस पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा या आप लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर चुके हैं? इम्पैक्ट पड़ सकता है, पर उसके पहले ही हम अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल के सोर्सेज का उपयोग करके अभी 86% हम लोग हमारे फॉसिल फ्यूल में, एनर्जी में हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 14% हमारी है। हम जल्दी हमारे देश में हम ताकत बढ़ाएंगे और ताकत बढ़ाकर हम निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हम इसमें आगे जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही हमारी दिशा है और इस दिशा से हम काम कर रहे हैं। इम्पैक्ट है नितिन जी, वो मतलब है कि जनता को यह आशंका है, जो अफवाह फैल जाती है कि कीमतें बढ़ेंगी, पैसे की कमी होने वाली है, रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गया। अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, यही मेरा सबसे अनुरोध है। देश में कोई कमी नहीं है और हमारी सरकार पूरी तरह लोगों की रक्षा करके काम करेगा और इसलिए चिंता करने का कोई कारण नहीं है, यही विश्वास मैं जनता को देना चाहता हूँ। इस चिंता का असर चुनावी नतीजों पर तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लोगों को विश्वास है कि हमारी सरकार उनकी रक्षा भी करेगी और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करेगी। तो इन 5 राज्यों में कितने बीजेपी का स्कोर हम लोग क्या मान के चले? सर, हम पिछले तुलना में काफ़ी गुना बहुत अच्छा यश मिलाएंगे और कुछ राज्यों में हमारी निश्चित रूप से मेजॉरिटी आएगी और सरकार आएगी। धन्यवाद नितिन जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।